हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, तो सुनो। The arranging of elements into different groups on the basis of their similarities in their properties is called classification of elements। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और कुछ नहीं, सीधा साधा ये है कि एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अरेंज करना उनकी प्रॉपर्टीज के सिमिलैरिटीज के बेसिस के अकॉर्डिंग, उसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इजी सा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर आए तो लिख देना, द अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट है अर्लियर अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहले के कौन से अटेम्प्ट्स थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के, तो पहला हम देखते हैं। The earliest attempt to classify elements was grouping the then known elements into two groups called metals and non-metals। तो जो earliest attempt था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, वो था कि जो देन नोन एलिमेंट्स थे, यानी कि उस वक्त जो एलिमेंट्स नोन थे, हम जिन्हें जानते थे, जो एलिमेंट्स फाइंड आउट हो चुके थे, डिस्कवर्ड हो चुके थे, उन्हें टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना। पहला था नॉन मेटल्स, दूसरा था मेटल्स। ओके, तो जो लिमिटेशन था इस क्लासिफिकेशन का वो ये था कि इस पूरे सॉर्टिंग के अंदर मेटलॉइड्स के लिए कोई प्लेस ही नहीं था। अब मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसका डिफेक्ट ये था कि जो पूरा क्लासिफिकेशन था उसके अंदर मेटलॉइड्स के लिए कोई प्लेस नहीं था। तो ये जो पहला अटेम्प्ट था वो ज़्यादा खास नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट था डॉबेनियर ट्राइब्स, सॉरी आई सेड रॉन्ग प्रीवियसली। तो डॉबेनियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस के, ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप के अंदर, जिसे उसने नाम दिया ट्राइब्स। ठीक है ना, डॉबेनियर क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रेड्स। तो जो ईच ट्रेड था, ठीक है ना, उसका जो एटॉमिक मास था मिडल वाले का, ठीक है ना, वो अप्रोक्सीमेटली एवरेज था। ठीक है ना, एवरेज एटॉमिक मास था, इक्वली एवरेज एटॉमिक मास था दोनों एलिमेंट्स के इक्वली। ठीक है ना, मतलब कि उसने 3 एलिमेंट्स के एक ग्रुप को ट्रेड नाम दिया। उसका मान लो एक ट्रेड है जिसका नाम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है ना, तो लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 6.9 है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23.0 है, और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो 39.0 है। तो जो सोडियम का, ठीक है ना, जो एवरेज एटॉमिक मास होगा, ठीक है ना, सोडियम का वो 22.95 होगा। यानी कि जो लिथियम पोटेशियम का जो एवरेज एटॉमिक मास था वो इक्वल है सोडियम के एटॉमिक मास से। ठीक है ना, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते पर अप्रोक्सीमेटली यही था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं बताती हूँ, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40.1, स्ट्रोंटियम का है 87.6 और बेरियम का है 137.3। तो कैल्शियम और बेरियम का जो एटॉमिक मास है एवरेज, वो इक्वल है या फिर अप्रोक्सीमेट है स्ट्रोंटियम का 88.7। अब एग्जैक्टली तो हो नहीं सकता पर उसके एवरेज है, आसपास से अप्रोक्स है। ठीक है, तो ये था। अब इसका जो डिफेक्ट था वो ये था कि जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है ना, वो बेस था सिर्फ उन एलिमेंट्स के लिए जो उस समय हम जानते थे, जो उस समय डिस्कवर्ड हुए थे। ठीक है ना, द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट ऑल दी देन नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी करेक्टली अरेंज्ड इनटू ट्रेड्स। अब उसके अंदर वो क्लासिफिकेशन था उन्हीं एलिमेंट्स के लिए जो हम पहले जानते थे। अब उसके अंदर भी जो सारे एलिमेंट्स थे वो फिट नहीं हो रहे थे इन डॉबेनियर के ट्राइड के अंदर। तो इसका मेजर डिफेक्ट था कि जो सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, वो करेक्टली अरेंज नहीं हो पाए उनके ट्राइड्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। अब हम देखते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स
लॉज ऑफ ऑक्टेव। तो इसके अंदर क्या हुआ वो देखते हैं। न्यूलैंड classified the elements in the increasing order of their atomic masses into groups of 8 elements called octaves, like the notes of music। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या करा, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा डॉबिनियर की तरह, यानी कि उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। और उसने 3 के बजाय 8 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ग्रुप बनाया 8 एलिमेंट्स का, ठीक है। उसने और न्यूलैंड ने उसको क्या नाम दिया, ऑक्टेव्स नाम दिया। और ऑक्टेव्स क्या होते हैं, म्यूजिक के नोट्स होते हैं ना, सारे गामा, ठीक है ना, वो होता है, और उन्हें ऑक्टेव्स बोलते हैं। तो उसने देखा, न्यूलैंड ने फाउंड करा दैट व्हेन द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन ऑक्टेव्स, देन देयर वाज सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इन एवरी एलिमेंट। तो न्यूलैंड ने देखा, जब उसने उसे क्लासिफाई करा एलिमेंट्स को, ठीक है ना, तो उसने ये देखा कि जो एवरी 8 एलिमेंट था ना, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी फर्स्ट एलिमेंट से। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर हमने एग्जांपल देखा। अब जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है एफ से। एफ क्या हुआ हमारा, बताओ, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी वो सिमिलर है एफ से, ठीक है। तो इसके अंदर ये था कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी टू 8 एलिमेंट, ठीक है। मीन्स the elements were arranged in the increasing order of their atomic masses into octaves, then there was similarity of properties in every element। एक सिमिलैरिटी थी एक हर एक एलिमेंट के अंदर। जैसे कि हम इसके अंदर देख सकते हैं, अगर मान लो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, जो 8th एलिमेंट है वो एफ है, तो उन दोनों की सिमिलैरिटी बेस्ड है। अगर हम क्लासिफिकेशन को लिथियम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका 8th नंबर क्या हुआ, सोडियम आएगा। तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम हुई, वैसे ही उसने क्लासिफाई करा था। अब जो इस क्लासिफिकेशन का डिफेक्ट था वो ये था कि ऑल दी नोन एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी करेक्टली अरेंज इनटू ऑक्टेव्स। अब इसका पहला डिफेक्ट ये था कि उस वक्त जो एलिमेंट्स थे और जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए वो करेक्टली उन ऑक्टेव्स के अंदर अरेंज नहीं हो सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद में जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर होना बंद हो गई थी, ठीक है ना। Some elements having different properties were placed in the same rows, like cobalt and nickel having different properties are placed along with fluorine, F यानी fluorine, chlorine and bromine. Iron having properties similar to cobalt and nickel are placed in different rows। तो इसके अंदर क्या हुआ, अब न्यूलैंड ने क्या करा, अपनी टेबल को सही बताने के लिए क्या करा, कई सारे एलिमेंट्स को साथ में प्लेस कर दिया। जैसे कि कोबाल्ट है और निकल है, जिनकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, उन्हें किसके साथ प्लेस कर दिया गया, फ्लोरीन के साथ में प्लेस कर दिया। कोबाल्ट को और निकल को, जिनकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, उनको फ्लोरीन के साथ प्लेस कर दिया गया, राइट। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमाइन के साथ प्लेस कर दिया गया, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, जो आयरन है जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है कोबाल्ट से और निकल से, उसे कहीं और प्लेस कर दिया गया। तो उसका डिफेक्ट ये था कि जो सारे एलिमेंट्स थे ना वो करेक्टली ऑक्टेव्स के अंदर है ना क्लासीफाई नहीं हो पा रहे थे। और न्यूलैंड ने ये सोचा था कि उस वक्त 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं पूरे नेचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। आगे जाके और भी एलिमेंट्स क्या हुए, फाइंड आउट हुए, राइट। तो ये इसका डिफेक्ट था। नाउ Mendeleev's periodic table। Now what is Mendeleev's periodic table? So listen, Mendeleev's periodic law, सबसे पहले हम इसका लॉ देखेंगे। इसका लॉ ये स्टेट करता है, the properties of elements are periodic function of their atomic masses। तो जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उनके एटॉमिक मासेस के, ठीक है। ये मेंडलीव्स पीरियोडिक का लॉ था, ये स्टेट उसने करा था, और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो क्या है इसका लॉ? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मासेस की। ठीक है, इतना सा है, सिंपल सा है, इजी सा है, ठीक है ना। तो मेंडलीव क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसने क्या करा, बाकी सारे कैसे कर रहे थे क्लासीफाई, ठीक है, बाकी सारे एटॉमिक मासेस के ऊपर कर रहे थे, इसने भी एटॉमिक मासेस के ऊपर क्लासीफाई कर दिया, ठीक है ना। उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर जो था एटॉमिक मासेस का, उनकी जो सिमिलैरिटी थी पूरी प्रॉपर्टीज की, जितने भी एलिमेंट्स की, उनको साथ में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स formed by the elements was also the basis for the classification of the elements, ठीक है। तो उसने फॉर्मूले बनाए ऑक्साइड्स के, हाइड्राइड्स के, ठीक है ना, फिर उनको भी क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स में, ठीक है। Mendeleev's periodic table has 6 horizontal rows called periods and 8 vertical rows called group, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 6 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिसे वो पीरियड बोलता था। देखो मैं अभी बताती हूँ इसके अंदर 6 क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज है जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। 7 ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप भी बोलते हैं। 7 रोज हैं इसके अंदर जिसे हम ग्रुप बोलते हैं। और जो 8th है, 8th वर्टिकल रो है, ठीक है ना, उसके अंदर 3 रोज है, 8th ग्रुप है उसके अंदर 3 रोज है एलिमेंट्स की, ठीक है। मतलब उसको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है, ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप, ठीक है ना। तो जो 1 to 7 ग्रुप हैं, 1 to 7 रोज हैं वर्टिकली रोज, ठीक है ना, उन्हें हम ए सब ग्रुप के अंदर कैटेगराइज करते हैं। फिर जो 8th ग्रुप है जिसके अंदर 3 रोज हैं उसे हम बी सब ग्रुप में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। अब जो एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको सेम ग्रुप के अंदर प्लेस करा गया, ठीक है ना। अब there are some spaces left vacant in the table to accommodate the elements to be discovered in future. अब उसके अंदर कुछ स्पेसेस वेकेंट छोड़े गए, क्यों? क्योंकि वो मेंडलीव को लगा कि आगे और भी एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर होंगे, ठीक है। तो उसने उसे डिफेक्ट नहीं बताया, उसने उसका मेरिट बताया कि आगे और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उन्हें हम उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, हमें पूरी टेबल को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये था। फिर अब जो मेरिट्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, अचीवमेंट्स हैं मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल के, हम वो देखेंगे। एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन ए मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट्स थे वो मोर फंडामेंटल बेसिस के अंदर क्लासिफाई हुए, उनके एटॉमिक मासेस की प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनके एटॉमिक मासेस के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखते हुए मेंडलीव ने पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा, ठीक है ना। स्पेसेस वर लेफ्ट वैकेंट टू अकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। अब स्पेसेस थे वो वैकेंट छोड़े गए, क्यों? ताकि आगे जो फ्यूचर एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर होंगे वो उसके अंदर प्लेस कर सके बिना उस पूरी टेबल को डिस्टर्ब करे। It could predict the properties of elements which helped in the discovering of new elements. अब जो पूरी टेबल थी वो हेल्प कर सकती थी, ठीक है ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की वो हमें हेल्प कर सकती थी आगे के नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करने में। नेक्स्ट, द इनर्ट गैस एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर could be placed in a separate group without disturbing the table. तो जो इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस, ठीक है ना, जो बार बार डिस्कवर होंगे उन्हें हम अलग से किसी ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं बिना पूरी टेबल को डिस्टर्ब करे हुए, ठीक है ना। तो ये सारे मेंडलीव के मेरिट्स थे पीरियोडिक टेबल के। अब हम इसके डिफेक्ट्स देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे कि उसकी लिमिटेशंस क्या थी। ओके, लिसन, some elements are not arranged in the increasing order of their atomic masses. For example, cobalt is placed before nickel. ओके, तो इसके अंदर क्या है, मेंडलीव का जो पहला डिफेक्ट ये था कि कुछ एलिमेंट्स थे उनको उसने उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर के अंदर प्लेस नहीं करा, अरेंज नहीं करा। जैसे कि जो कोबाल्ट है, ठीक है ना, इसके अंदर हम देखो, इसके अंदर कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट है उसको
क्या करा, निकल से पहले प्लेस कर दिया गया जबकि वो निकल के बाद में आना चाहिए था, तो ये इसका पहला डिफेक्ट हुआ। दूसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के क्या होता है, उसके पास मेटल्स की और साथ साथ नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। अब हम जैसा कि जानते हैं जो पहला ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो एल्कलाइन होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या हाइड्रोजन कैसे आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज है। जो पहले जो लेफ्ट साइड होता है वो मेटल्स का होता है और जो राइट साइड होता है वो नॉन मेटल्स का होता है, पर हाइड्रोजन के पास दोनों की प्रॉपर्टीज थी। तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो हाइड्रोजन के पास थी, तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो क्लियर नहीं थी, ठीक है। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट क्लियर। अब आइसोटोप्स की पोजीशन भी क्लियर नहीं थी। अब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफेक्ट्स थे, लिमिटेशंस थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। दीज आर द लिमिटेशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेशंस और मेरिट्स, बिकॉज ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? सबसे पहले मुझे ये बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मॉसले नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाई थी, ठीक है ना। और उसने ये बताया था कि एटॉमिक मास से ज़्यादा अच्छी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की वो होती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अब हमने मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ देखा, अब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी देखेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब इसके अंदर क्या हुआ, मेंडलीव के अंदर क्या बताया था, एटॉमिक मास। अब मॉडर्न के अंदर क्या बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर। इसके अंदर बताया जा रहा है जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर जो होता है उनका उनकी पीरियोडिक फंक्शन होती है उनकी प्रॉपर्टी। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है। ओके, ऑल दी एनोमलीज मतलब assumptions ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन डिसअपीयर्ड। तो जो assumptions थे, ठीक है, मेंडलीव के जो उसने एनोमलीज थी, है ना, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने डिसअपीयर्ड कर दिया, ठीक है ना। जितने भी assumptions, ठीक है ना, उसको डिसअपीयर्ड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनोमलीज बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जितने भी assumptions थे, ठीक है ना, assumptions थे मेंडलीव के, उसको कैसे एक्सप्लेन करा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, हम वो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी, ठीक है ना, उसने उसको एक प्लेस दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स की जो पोजीशन है वो क्लियर है, ठीक है ना। मैं बता देती हूँ आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है पर डिफरेंट मास नंबर होता है। सेम एटॉमिक नंबर होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो जो पहली एनोमली का एक्सप्लेनेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने किया वो ये था कि आइसोटोप्स की जो पोजीशन थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उसे एक्सप्लेन करा, ठीक है ना। जो अजम्पशंस थे, सॉरी अजम्पशंस नहीं, हाँ सॉरी अजम्पशंस ही थे, जो अजम्पशंस थे, ठीक है ना, अजम्पशंस थे मेंडलीव के, ठीक है ना, उसमें ये था कि आइसोटोप्स की जो पोजीशन थी वो क्लियर नहीं थी, पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एक्सप्लेन करा आइसोटोप्स की पोजीशन को, ठीक है। नेक्स्ट, cobalt with atomic number 27 came first and nickel with atomic number 28 should come later। तो जो कोबल्ट था जिसके एटॉमिक नंबर 27 था वो पहले आना चाहिए, और जो एटॉमिक नंबर है निकल का 28 वो बाद में आना चाहिए। तो उसने ये भी हमें बताया, ठीक है। फिर उसके बाद में
Unlike atomic number is always a whole number, so that is no element between hydrogen and helium. एटॉमिक मास है, ठीक है ना, एटॉमिक मास के अंदर क्या होता है, वो एक होल नंबर नहीं है, पर एटॉमिक नंबर होता है ना, वो ऑलवेज होल नंबर होता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स known as groups and 7 horizontal rows known as periods. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं, जैसे कि हम इस पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देख सकते हैं। एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। अब जो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें सेम ग्रुप के अंदर प्लेस करा गया। जैसे ग्रुप नंबर 1 है, उसके अंदर लिथियम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट में 1, सोडियम के अंदर कितने हैं लास्ट में 1, पोटेशियम के अंदर कितने हैं लास्ट में 1, ठीक है ना। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम का वो है 2-1, सोडियम का 2-8-1 और पोटेशियम का 2-8-8-1। मतलब लास्ट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो सेम आ रहा है, तो उन्हें सेम ग्रुप के अंदर प्लेस करा गया, ठीक है ना। आउटर मोस्ट ऑफ वैलेंस शेल इन ऑल दी 3 कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने जो एग्जांपल लिया लिथियम सोडियम और पोटेशियम का, उसके अंदर हमने देखा जो आउटर मोस्ट ऑफ जो वैलेंस शेल है उनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। दीज एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, इसलिए इन सबको सेम ग्रुप के अंदर प्लेस करा गया है। अब जैसे हम सेकेंड ग्रुप के अंदर देख सकते हैं, उसके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड। अब एलिमेंट जिनके अंदर सेम नंबर थे शेल्स के, उन्हें सेम पीरियड के अंदर प्लेस करा गया। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सेकेंड पीरियड की। लिथियम के अंदर जो ऑक्यूपाइड शेल्स है वो 2 है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-1, बेरिलियम का 2-2 यानी कि 2 शेल्स, बोरॉन का 2 शेल्स 2-3, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2-3, ठीक है। तो ऐसे इसको लिया गया है ना। तो जितने भी हमने अभी एग्जांपल लिया, दीज एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स, 2 शेल्स हैं, ठीक है ना, सेम है। वैसे ही थर्ड पीरियड के अंदर 3 शेल्स हैं, फोर्थ पीरियड के अंदर 4 शेल्स हैं, इस तरह से। ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। तो ईच पीरियड है वो हमें बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो फिल होता जा रहा है, ठीक है ना, फिल होता जा रहा है। सेकेंड में 2 थे, थर्ड में 3 हो गए, तो हमें बता रहा है कि फिल होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वैलेंस शेल। तो जो नंबर थे एलिमेंट्स के, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर डिपेंड करते थे उस फैक्ट के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फिल हो रहे हैं, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स हैं, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम के अंदर कितने शेल्स हैं, सोडियम के अंदर कितने शेल्स हैं 3 शेल्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बता रहा है कि 3 शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने फिल होते जा रहे हैं। जैसे लिथियम के अंदर कितने थे, लिथियम के अंदर लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 1 है, तो 1 अब वो पूरा फिल तो कर नहीं रहा, हमें चाहिए कितने 7 और चाहिए। तो नीचे हमने क्या देखा, जो नया शेल आ रहा है, ठीक है। तो नए शेल के अंदर कितना है 2-8-1, यानी कि जो सेकंड शेल था वो फिल हो गया, तीसरा आ गया। फिर नीचे गए, नीचे वाली फोर्थ रो के अंदर गया, तो क्या हुआ 2-8-8-1 हो गया, यानी कि थर्ड शेल भी फिल हो गया, अब फोर्थ शेल आया वैसे। देन maximum number of electrons that can be filled in a shell is given by 2n to the power 1 where n is the shell number. अब हम जानते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो जो मैक्सिमम नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, हम वो क्या फिल होता है इससे 2n1 वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो वेयर जो n होता है ना वो शेल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल k शेल है,
तो शेल को हम बोलते हैं n, तो n इज इक्वल टू 1, के शेल के अंदर 1 है, ठीक है ना। तो अब जो फॉर्मूला है 2n1, तो 2 इंटू n शेल है ना, पावर 2 इज इक्वल्स टू 2, सॉरी द पावर विल बी 1, ठीक है ना। जो 2 है उसको हमने 1 से इंटू करा तो आंसर आया 2। तो जो फर्स्ट पीरियड होता है उसके पास 2 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं एल शेल का। एल शेल के अंदर 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इंटू 2 करा तो हमारे पास 8 है। तो जो सेकंड पीरियड है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। 8 एलिमेंट्स या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से, I mean electrons will come, elements I said by mistake. Position of an element in the periodic table tells us its chemical reactivity. अब जो पोजीशन है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर वो हमें उसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी बताता है, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है हमें उसके बारे में भी बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें बताते हैं एलिमेंट के बारे में कि कितने टाइप के बॉन्ड हैं वो फॉर्म्ड हो रहे हैं उस एलिमेंट के थ्रू, उस एलिमेंट की वजह से, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट। वो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें बताते हैं कि कितने नंबर होते हैं बॉन्ड्स के जो फॉर्म होते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज बताना। नाउ ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम वो देखेंगे। अब उससे पहले जो पहले वाला टॉपिक था, ठीक है, एनोमलीज वाला, प्लीज उसे अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्या क्या चीजें उसने एक्सप्लेन करी ये सब आ सकता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, वैलेंसी तो हमें पहले बताई गई है। वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट एटम। वैलेंसी क्या होती है? जो नंबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट शेल में किसी पर्टिकुलर एटम को, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। एक और डेफिनेशन होती है वैलेंसी की, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, ठीक है। On moving from left to right in each period, the valency of elements increases from first to 4 and decreases to 0, ठीक है। तो देखो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में दे रखा है लेफ्ट टू राइट। अगर हम देखेंगे हर एक पीरियड के अंदर तो जो वैलेंसी होती है एलिमेंट्स की वो 1 to 4 इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि थर्ड पीरियड देखते हैं हम, उसके अंदर सोडियम का 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है, सिलिकॉन की 4 है, फॉस्फोरस की 3 है, फिर सल्फर की 2 है, क्लोरीन की 1 है, आर्गन की 0 है। ये इनकी वैलेंसीज हैं जो मैंने अभी बोली, ठीक है। तो जो वैलेंसी है ना वो क्या हो रही है, फर्स्ट टू 4 इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब जो वैलेंसी होती है ना वो सेम रहती है ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। अप टू डाउन जो वैलेंसी होती है वो सेम होती है पर पीरियड वाइज वो इंक्रीज होती है फिर बाद में डिक्रीज होती है, ठीक है। देन एटॉमिक साइज में हम जाएंगे। अब एटॉमिक साइज रिफर्स द रेडियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक साइज क्या होता है? रेडियस होता है एटम का। इट मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, जो एटम होता है, ठीक है ना, उसका जो न्यूक्लियस होता है, बीच का जो सेंटर होता है, वहां से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक साइज बोलते हैं पूरे एटम की। Atomic size or radius of an atom decreases as we move from left to right in a period because due to large positive charge on the nucleus
and the electrons are pulled in more close to the nucleus and size decreases. तो इसमें देखो जो एटॉमिक साइज होता है एटम का वो है ना डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उधर क्या आते हैं, उधर नॉन मेटल्स आते हैं। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके सारे शेल्स क्या होते हैं, वो फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, हाई पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का, ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना वो पुल्ड होते हैं, है ना, वो क्लोज जाते रहते हैं न्यूक्लियस के, और जो उसकी साइज होती है ना एटम की वो रिड्यूस होती रहती है क्योंकि जो उसकी कैपेबिलिटी है उस न्यूक्लियस की होल्ड करने की एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, वो बढ़ जाती है आगे, वो अपने बहुत अंदर की तक खींचता रहता है, तो उसकी जो साइज होती है ना वो धीरे धीरे छोटी होती रहती है। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता रहता है। ठीक है ना, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मैं पीरियोडिक टेबल के पास जा रही हूँ, 1 मिनट। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं सोडियम है, उसका एटॉमिक रेडाई है, क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, 186। ठीक है ना, मैग्नीशियम का 160 है, एल्यूमिनियम का 143 है, सिलिकॉन का 118 है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स के थ्रू लेफ्ट टू राइट, तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना, अब एक बात सुनो, जो एटॉमिक साइज होता है ना उसे हम मेजर करते हैं पिकोमीटर के अंदर, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो पिकोमीटर, और पिकोमीटर को हम पीएम के थ्रू लिखते हैं। पीएम है ना, जो साइन होता है वो डिनोट करता है पिकोमीटर को। ठीक है, अब जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होता है जब हम मूव करते हैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड, बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एंड दिस increases the distance between nucleus and outermost electron। अब इसके अंदर देखो, हम पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है अपवर्ड से डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि नए शेल्स ऐड हो रहे हैं। हमने देखा था ना कि हर एक पीरियड जो होता है उसके अंदर शेल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे सेकंड पीरियड के अंदर 2 शेल्स हैं, थर्ड में 3 हैं, फोर्थ में 4 है, ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल्स के साथ, ठीक है ना, बिटवीन आउटर मोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग, तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप 1 का। ठीक है ना, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे। तो लिथियम का एटॉमिक रेडाई है 152, सोडियम का 186, पोटेशियम का 231, रुबेडियम का 244, कैल्शियम का 262 एंड फ्रेनियम का 270। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एटॉमिक जो रेडाई है इन सबका वो इंक्रीज होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस से जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम मेटालिक कैरेक्टर देखेंगे इसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है एक एलिमेंट का, वो होता है उसकी टेंडेंसी जो होती है, एटम की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने को, उसको हम मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब जो मेटल्स हैं, ठीक है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं पीरियोडिक टेबल के। उनकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वो हाई होती है। ठीक है, on moving from left to right in a period, the metallic character of an element decreases because the effective nucleus charge increases. It means tendency to lose electron decreases. अब देखो, जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट के अंदर जाते हैं, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, लिथियम का लेते हैं हम एग्जांपल। तो लिथियम, ठीक है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं पीरियड के, तो जो मेटल, अब लिथियम क्या है, क्या है, वो एक मेटेलिक है, ठीक है ना, मेटल है। उसके अंदर क्या है, उसकी जो टेंडेंसी है
इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो हाई है, सबसे ज़्यादा हाई है। और अगर हम देखें नियॉन की, तो उसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो 0 है। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। और वो क्यों होती है डिक्रीज? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, वो इंक्रीज होता रहता है। इसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। अब वो एक बार देख लो। देखो इसके अंदर हमने देखो लिया जैसे लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 1। वो आसानी से छोड़ सकता है, आसानी से अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर सकता है, ठीक है ना। पर अगर हम एग्जांपल लें नियॉन का, ठीक है, तो नियॉन की जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरा फुल होता है, ठीक है ना। अब वो चाहकर भी उसको ना मतलब लूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि उनके एक तो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा था। सबसे हाई होता है नोबल गैसेस के अंदर, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी हम बोलते हैं इनके टेंडेंसी है जो वो पूरी खत्म हो जाती है नोबल गैसेस के अंदर, क्योंकि उनका जो बॉन्ड होता है इतना पावरफुल होता है कि जो जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है कि वो लूज नहीं कर पाता, ठीक है ना। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। जो मेटल्स होता है ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। जब वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल्स, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, metallic character increases as we go down the group and the effective nuclear charge is decreasing, ठीक है। जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो शेल्स है ना उनका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो जो बॉन्ड है ना वो वीक होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है ना वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो ये था इस पूरे चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद करना, अच्छे से समझना। अगर कुछ समझ में ना हो आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू बताना। हाँ मैं जानती हूँ कि इन सबको एक पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल के अंदर ही एक्सप्लेन करना चाहिए, और इसका वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करें, चैप्टर रीड करें, लर्न करें, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।